तो अब हम हैं इस सेक्शन के सेकंड लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम है रेट्रोग्रेड प्लैनेट एंड डिजीजेस। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में यह तो पढ़ ही लिया था कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है, तब भी नए बच्चों के लिए मैं इसे रिवाइज कर दे रहा हूं। अब देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे ग्रह हैं, और हमारे सोलर सिस्टम से बहुत 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 दूर कुछ तारा समूह हैं जो आपस में मिलकर एक बेल्ट नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिसे कहते हैं ज़ोडिएक बेल्ट। और ये तारा समूह कुछ और नहीं बल्कि राशियां हैं, ये आपको पता ही है। अब देखिए, यहां पर सूर्य, वीनस, मरकरी और अर्थ है। यदि अर्थ से देखें तो वीनस यहाँ पे मिथुन राशि में है। अब यदि अर्थ से देखें तो यहाँ पर मरकरी सिंह राशि में है। अब धीरे धीरे जब ग्रह मूव करेंगे तो अर्थ से देखने पर मरकरी कन्या राशि में दिखाई देगा, और अब तुला राशि में दिखाई देगा। लेकिन जब यह मरकरी पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास आ जाएगा तो पृथ्वी से देखने पर कन्या राशि में पड़ा हुआ दिखाई देगा, और इसे ही कहते हैं ग्रहों का रेट्रोग्रेशन, वक्री ग्रह। और जब यह मरकरी पृथ्वी से दूर जाता जाएगा तब यह फिर से डायरेक्ट हो जाएगा। तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु। अब हम लोग वक्री ग्रह को तो समझ लिए हैं, अब हमको एक और चीज जानना है कि यदि जब हम पृथ्वी से देखने पर सूर्य को देखते हैं तो वो कन्या राशि में दिखाई दे रहा है इस समय, और जैसे जैसे पृथ्वी घूमता जाएगा सूर्य कन्या से वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ता जाएगा, और फिर धनु, और फिर मकर। अब देखिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, इसीलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूर्य वक्री हो जाए, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इतना सबको रिवाइज हुआ है ना पहले से जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, आप लोगों को तो पता ही है। मान लीजिए पृथ्वी से देखने पर यदि चंद्रमा मकर राशि में है और चंद्रमा आगे बढ़ता जाएगा, और पृथ्वी से देखने पर मकर से मीन राशि की तरफ बढ़ता जाएगा, फिर मीन से तारस। सूर्य की तरह चंद्रमा भी कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता, क्योंकि वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। जो हम लोग ग्रहों की गणना करते हैं वो जियोसेंट्रिक व्यू होता है। हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये है हीलियोसेंट्रिक व्यू। लेकिन हम लोग ग्रहों की गणना किससे कर रहे हैं? पृथ्वी को सेंटर मान के कर रहे हैं। तो यदि पृथ्वी को सेंटर मान के हम लोग गणना करें और जियोसेंट्रिक व्यू ये बन गया, तो ये कह रहा है कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य जब 12 राशियों का चक्कर लगाता है तो वह एक प्रकार के मार्ग बनाता है, जिस मार्ग को कहते हैं सोलर पाथ, सूर्य पथ, एक्लिप्टिक, या फिर हिंदी में क्रांति वृत्त। तो अब इसी प्रकार हम लोग चंद्रमा को भी देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और वो भी एक मार्ग को बनाता है, जिस मार्ग को कहते हैं लूनार पथ, चंद्र पथ, या फिर मून की कक्षा, चंद्रमा की कक्षा। ये भी आपको पता ही होगा। अब सूर्य पथ और चंद्र पथ में यही अंतर होता है, और जब आप यहां पे देखेंगे तो सूर्य पथ और चंद्र पथ के बीच का जो डिग्री का अंतर है वो कितना डिग्री होता है, कोई बताएगा? 12 डिग्री का सर। नहीं, 5। 5। वेरी गुड। कौन बोला है? मैं सर। चिंतन जी, आप वाकई में पढ़ते हैं, यू आर गुड स्टूडेंट। थैंक यू सर। अभी यहाँ पे देखिए, जो चंद्र पथ और सूर्य पथ के बीच का जो अंतर है डिग्री का, वो 5 डिग्री का है। और अब देखिए कि ये देखने से तो 5 डिग्री नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली 5 डिग्री का बना दूं ना तो आपको फर्क समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 5 डिग्री है। अब देखिए, अब सूर्य पथ और चंद्र पथ की जो काट है, जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है दोनों का, उसे क्या कहते हैं? टोटल पॉइंट्स राव के और साउथ पॉइंट। राहु और केतु जी, राहु केतु। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें ही कहते हैं राहु केतु। अब जो नॉर्थ में है उसे कहते हैं राहु, यानी नॉर्थ लूनर नोड,
और जो साउथ में है उसे कहते हैं केतु, यानी साउथ लूनर नोड। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नोड्स हैं ये एक दूसरे से सदैव 180 डिग्री रहते हैं, और यही कारण है कि कुंडली में सदैव राहु केतु एक दूसरे से 7वें स्थान पर रहते हैं, यानी 180 डिग्री पे। क्लियर है ना सबको? हाँ क्लियर है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर अपने ऑर्बिट में लगभग 27 दिन के भीतर लगाता है। पर आप ये नहीं जानते कि ये जो मून का ऑर्बिट है ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है 18 साल के भीतर। बाकी सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। अभी ये जो पूरा ऑर्बिट है ना ये पूरा रोटेट कर रहा है पृथ्वी से, इसी कारण राहु केतु भी रेट्रोग्रेड होते हैं, रेट्रोग्रेड दिखाई देते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलना है कि नहीं? तो जब हम देखते हैं तो राहु केतु पृथ्वी से देखने पर एक दूसरे से 7वीं राशि पे स्थित होते हैं, और यही कारण है कि राहु केतु 18 साल में 12 राशियों को चक्कर लगाते हैं, और एक राशि का चक्कर 18 मंथ में लगाएंगे। और हमने प्रीवियस क्लास में ये तो पढ़ा ही था कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट का डेफिनेशन क्या होता है। ग्रहों का वक्री होना एक आभासी परिघटना है जो तब होता है जब कोई ग्रह पृथ्वी के एकदम निकट आ जाता है, जिसमें महसूस होता है कि वह उल्टा चल रहा है, परंतु असल में वह सीधा ही चलता है। Planetary retrogression is a pseudo phenomenon which happens when a planet comes very close to the Earth, in which it feels as if it is moving backward, but in reality it moves forward. अब मेन चीज क्या होता है? वक्री ग्रह तो हमको समझ में आ गया। अगर कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो उसका हम लोग फल कैसे कहें? उसके लिए हमको क्या चाहिए? कोई तो बताए। वक्री ग्रह किसी भी चीज का फल पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? डिग्री, कारक, कारक। किसी भी कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? सर लगन की डिग्री। ये कह रहे हैं हम कि कोई भी तरह का प्रिडिक्शन करने के लिए, कौन से हाउस में है? कोई भी तरह का प्रिडिक्शन करने के लिए हमको क्या चाहता है? राशि, प्लानेट और नहीं प्लानेट की समझे। डिग्री सब कुछ चाहिए। अब हमको यह पता करना है कि जो वक्री ग्रह हैं इनका इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करें, हाउ टू इंटरप्रिटेट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। अब इनके लिए हमको क्या चाहिए? रेट्रोग्रेड प्लैनेट का प्रिडिक्टिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड चाहिए। हाँ कीवर्ड चाहिए ना, तो कैसे प्रिडिक्शन करेंगे आप? कीवर्ड का कीवर्ड याद नहीं आ रहा था सर। हाँ जाहिर से बात, बिना कीवर्ड के कैसे प्रिडिक्शन करेंगे? वक्री ग्रह क्या दर्शाता तब ना पता चलेगा, है कि नहीं? कोई भी प्रिडिक्टिव कीवर्ड्स बता दीजिए, कोई आप जानते होंगे, सुनना चाहते हैं। विनीत जी आप ही बताइए। जल्दबाज। रेट्रोग्रेड प्लैनेट को इंटरप्रेटेड करने का पहला प्रिडिक्टिव कीवर्ड्स है अस्थिरता, है कि नहीं? जहां होगा अस्थिरता पैदा करेगा। दूसरा है रिपीटेटिवनेस, ठीक है, क्योंकि एक राशि में जाता है फिर वक्री होता है फिर उस राशि में फिर आता है, एक ही चीज को बार बार दोहराना। तीसरा है उच्च परिमार। आप लोगों ने सुना होगा कि वक्री ग्रह में चेष्टा बल ज्यादा हो जाता है। वक्री ग्रह चेष्टा बली होता है। चेष्टा का मतलब क्या होता है बताइए? इच्छा। अब यही ना, हिंदी ग्रामर आता नहीं, हम जानते हैं वाले से सीखे हैं। एफर्ट। चेष्टा का मतलब होता है प्रयत्न, एफर्ट, कोशिश। इच्छा नहीं होता है। हम इस पत्थर को उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम इस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पत्थर को उठाने की इच्छा कर रहे हैं जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्री ग्रह का एक और प्रिडिक्टिव कीवर्ड ये है इनडिसाइसिवनेस, कि क्या करे क्या ना करे, दुविधा में पड़ जाना। किम कर्तव्य विमूढ़ संस्कृत में कहते हैं। अब एक और बता रहा हूं मैं, डिजायर टू अचीव, कुछ हासिल करने की इच्छा होना, हासिल करने की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। मतलब उसको मिलता नहीं, कंटिन्यूअस ट्राई कर रहा नहीं है नहीं तो फिर... ये नहीं कह रहा कि वो होता है कि बहुत ज्यादा पैसिनेट हो जाता है, अच्छा। हमको ये चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? अब चाहे मिले चाहे ना मिले वो अलग बात है। जल्दी मिल गया तो उतना नहीं लगाएगा। अगर किसी को प्यार हो गया, ठीक है, नहीं हमको वही चाहिए, ठीक है वही है ना। अब एक और है टर्न बैक, मुड़ के वापस आना, है कि नहीं? अब इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, वापस मिलेगी कि नहीं, यदि प्रश्न कुंडली में 7th लॉर्ड वक्री है मतलब वो मुड़ के वापस आएगी, यही है ना? तो प्रश्न कुंडली में भी काम करता है ये, मुड़ के वापस आना। मुड़ के चले भी जाना होता है ना, कि अगर मान लीजिए कि आपका डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स होगा कि नहीं, 7th लॉर्ड वक्री है मतलब मुड़ के चली भी जाएगी ना, है कि नहीं? अभी आपके साथ है, अभी चली जाएगी, यही होता है ना।
तो प्रश्न कुंडली में गोचर यूज करते हैं या जन्म प्रश्न कुंडली? देखिए, प्रश्न कुंडली मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आपसे कोई पूछा, आप अभी कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, उसी करंट समय का कुंडली बनाना है। अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी चल रहा है 1 फरवरी 2025। अभी टाइम हो रहा है 8:25 हो रहा है। तो हम गोरखपुर में 8:25 इस दिन का कुंडली बनाएंगे, उसी से एनालिसिस होगा। क्या कहते हैं, सामने वाला जो आया है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, भगवान चाहते हैं कि नहीं उसका आंसर दे कि नहीं, प्रकृति चाहती है कि नहीं उसका आंसर दे कि नहीं, उसको प्रिडिक्ट करने का एक तरीका होता है, वो कभी सीखेंगे हम प्रश्न में। अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग इनकम्प्लीट, कुछ कर रहे थे उसको ब्रेक करके कुछ और करने लगे, अधूरा छोड़ देना, ये भी दिखाता है। हेस्टी, जल्दबाज होना, क्योंकि वक्री है ना कि अरे कुछ भूल गए फिर कुछ और कर रहे हैं, फिर वापस आ गए। ठीक है, जल्दबाजी में गलती करता है आदमी, इसलिए इनडिसाइसिवनेस है ना। ऑलवेज स्ट्राइविंग, सदैव प्रयत्नशील रहने वाला। नेवर गिव अप एटीट्यूड, हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड रहता है। और ओवर डेवलप, ये अभी जब आप लोग डिजीज वाला पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। अति विकसित, मतलब जरूरत से ज्यादा डेवलप हो जाना, कुछ चीज बड़ा हो जाना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आना। तो ये तो हमेशा रहता क्या कि ओनली एट द टाइम ऑफ रेट्रोग्रेड ही रहेगा ना, कि ना, थ्रू आउट द लाइफ पीरियड तो नहीं रहेगा ना अब ये? जन्म कुंडली में कोई चीज रेट्रोग्रेड हो गया, ठीक है, अब वो हम एग्जांपल से अच्छा, समझेंगे ना अभी क्या चीज है। जो जन्म कुंडली में होगा वो तो थ्रू आउट लाइफ हो जाएगा। ओके। ये जो प्रेडिक्टिव कीवर्ड्स है, ये नोट कर लीजिए, राहु केतु के लिए नहीं है। जो वक्री ग्रह हैं वो राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, कभी डायरेक्ट नहीं होते हैं, वैसे कुछ समय के लिए होते हैं, वो बहुत बहुत रेयर चीज है। अब इसमें क्या है कि जो सभी ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के और राहु केतु को छोड़ के बाकी सभी ग्रह, उनका सिग्निफिकेशन है कि जब वो वक्री होंगे तो ऐसा फल दे सकते हैं। अब हमको क्या देखना है? अब एग्जाम्पल ही दे देखेंगे कि कुछ और देखेंगे? एग्जाम्पल। हाँ, अब ये पता ही है किसका कुंडली है। अब हम लोग समझते हैं कि इस व्यक्ति का जुबान में लड़खड़ाहट क्यों है। अब हमको एक बार बताइए कि जो स्पीच होता है उसका सिग्निफिकेशन बता दीजिए, क्या लेंगे? सेकंड सेकंड हाउस हाउस और Mercury and मरकुरी। third house. Third house, Mercury, Mercury. Mercury. Mercury is the third house. नहीं, स्पीच सेकंड बोला हाउस। है मैंने, सेकंड हाउस। Third house नहीं है थर्ड थर्ड सेकंड थर्ड हाउस हाउस होगा। एंड मर्क्यूरी। फिर से Third house. सोचिए क्या सेकंड हाउस बोलना फ्रॉम है, मरकुरी। तब सब लोग गलत है। स्पीच क्या है? एक एक्टिविटी है ना, अच्छा, लॉर्ड। ठीक है, ओके, लॉर्ड हो जाएगा। स्पीच एक्टिविटी होता है, तो हमको लेना है सेकंड लॉर्ड मरकरी। मरकरी से सेकंड लॉर्ड। अब यहाँ पे मरकरी से सेकंड लॉर्ड कौन सा लॉर्ड बना? फर्स्ट लॉर्ड ना। अब इसमें क्या देना है कि मेजोरिटी बस देखना है। क्या सेकंड लॉर्ड किसी तरह से वक्री ग्रह से कनेक्टेड है? सेकंड लॉर्ड मरकरी खुद ही वक्री है, कारका मरकरी भी खुद ही वक्री है। फर्स्ट लॉर्ड किसी तरह से कनेक्ट है वक्री ग्रहों से? नहीं ना। फर्स्ट लॉर्ड किसी तरह से, शुक्र जो है किसी तरह से वक्री ग्रहों से कनेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या है, सिस्टम है कि वही रूल है, जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। वॉट एवर द मेजोरिटी सेज विल हैपन। अब यही होता है कि उसका क्या क्या सिग्निफिकेशन मैंने लिखा था, रिपीट करना एक ही बात को बार बार, बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में बोलना, उच्च परिमाण, हाई हाई मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। चीजों को अधूरा छोड़ देना, देखते होंगे कभी कभी कोई लाइन बोलते हैं छोड़ के दूसरा बोलने लगते हैं, है कि नहीं। ये सब चीज है। ओवर डेवलप होना, अब ये क्या कि मेरे जीभ को ना ओवर डेवलप कर दे, वो मेरा जीभ थोड़ा गड्डीदार है, ठीक है, मोटा है, और आगे से पैना होता है ना जीभ, वो थोड़ा ऐसे ओवल में, ठीक है, तो बोलने में तकलीफ होता है। जब भी बोलते हैं थोड़ा लार ज्यादा बनता है ना, उसकी वजह से लड़बड़ाहट भी होता है। अब इसकी वजह से ट्रोल होते हैं हम कि आपका आपका तो वो क्या कहते हैं हम, आपका तो मरकरी अच्छा है ही नहीं, बोलते साफ है नहीं, क्या पढ़ाएंगे, है कि नहीं। अब इसमें क्या सिस्टम है, तो या तो हम अभी के खुद कुछ लोग बोलते हैं कि रेमेडी कर लीजिए। अब हम ऐसा कौन सा रेमेडी है बताइए, ऐसे कौन सा मंत्र है रुद्राक्ष की जीभ को पतला कर दे, या तो हम सर्जरी कराएं, है कि नहीं। तो प्रैक्टिकल माइंडसेट रहना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं। विनीत जी समझ रहे हैं कि इस बात को ना, है कि नहीं, आप तो डॉक्टर भी हैं। यस सर। कि होता है कि अब हम लोग क्या क्या ही कर सकते हैं ना। वो तो जन्म से किसी का गद्दीदार है, कभी कभी दांत में जीभ फंस जाता है मेरा, कट जाता है बहुत ज्यादा। वो ठीक होना मुश्किल है। हम्म। अभी किसी का शनि खराब हो गया, पोलियो हो गया, तो पोलियो भी तो जन्म भर चलता है। हाँ,
अब देखिए शनि, अब देखिए वही बात है ना कि शनि और पोलियो में क्या हड्डी का प्रॉब्लम होता है, हड्डी कौन सा हाउस देखा जाता है ये भी देखना पड़ेगा हम लोग को। पैर पैर को प्रॉब्लम देता है ना पोलियो अधिकतर, तो उसमें पैर होता है 11th हाउस। अब मैं लिख लीजिए आप लोग, जो जांग होता है वो 9th हाउस होता है, जो घुटना होता है, घुटने का जो कटोरी होता है वो 10th हाउस होता है, जो पिंडलियां होती है, पिंडलियां मतलब क्या होता है, काफ मसल, काफ होते हैं ना, वो 11th हाउस होता है, जो फीट होता है, पंजा, वो बारहवां। होता है 12th हाउस। अब तो ये मेरे समझा नहीं एक्चुअली, जो आप सेकंड लॉर्ड लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड हाउस का लॉर्ड क्या हाँ, मतलब? सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड वही होता है। हम्म, अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हमको इंटेलिजेंस देखना है, इंटेलिजेंस के लिए क्या देखना चाहिए हमको, बताइए ना, अमरेश जी आप ही बताइए। फिफ्थ लॉर्ड, मरकुरी, मरकुरी फिफ्थ लॉर्ड। मरकरी से रिलेटेड है। हाँ, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ फिफ्थ अब यहाँ पे इंटेलिजेंस लॉर्ड, यूज करना है ना, इंटेलिजेंस मतलब यूज करता है ना आदमी, एक्टिविटी है ना, तो इंटेलिजेंस कहाँ यूज करना, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, फिफ्थ लॉर्ड मरकरी, मरकरी से फिफ्थ लॉर्ड, मरकरी से फिफ्थ लॉर्ड कौन बना यहाँ पे, कौन सा हाउस बना बताइए अमरीश जी, मरकरी से फिफ्थ लॉर्ड मरकरी से तो कौन सा हाउस बना, बताइए, मरकरी से फिफ्थ हाउस कौन सा हाउस बना, राहु है वहां पे। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस सॉरी, बना ना, मार्स है, मार्स है। ठीक है, फोर्थ हाउस बना तो मतलब हमको फोर्थ लॉर्ड लेना है। अब यहाँ पे चलते देखते हैं क्या फिफ्थ लॉर्ड पे उस पे किसी तरह का रेट्रोग्रेड ग्रह का प्रभाव है, वो इटसेल्फ मरकरी ही है, फिफ्थ लॉर्ड वो रेट्रोग्रेड है, और मरकरी एज ए कारका भी रेट्रोग्रेड ही है, और फोर्थ लॉर्ड सूर्य है, वो भी क्या है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ ही है, तो यहाँ पे हमको कंजंक्शन भी लेना है, वी हैव टू टेक कंजंक्शन ऑल्सो, ये भी लिख लीजिए। अब मैं जो बता रहा हूं आपको क्या सिस्टम है, कि जो कीवर्ड्स कीवर्ड्स मैंने लिखवाए थे उसको ध्यान दीजिए, क्या है कि कभी न हार मानने का एटीट्यूड, उसके बाद है कि हाई मैग्नीट्यूड, इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा बुद्धि यूज करता है, और क्या क्या लिखवाए थे, बोलिए बोलते जाइए, इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी, कभी ये भी कर लें वो भी कर लें, क्या कर लें, और क्या क्या लिखवाए थे, हेस्टी, हेस्टी। जल्दबाजी है, होता है ना कि कभी मतलब क्या जल्दी जल्दी बनाओ फिर गलत हो जाता है फिर सही करते हैं आपके सामने, डिजायर टू अचीव। हाँ मतलब अपनी बुद्धि द्वारा, जैसे हमको हमको अगर ये करना है, ठीक है, हमको एक्सेल सीट बनाना है या कुछ करना है, ठीक क्लोजेस्ट है, सीजर, उसके चक्कर में हम क्लोज उसी सीजर। रात दिन उसी उसी में अपना इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये वक्री जो वक्री बुद्ध है, ये हाई इंटेलिजेंस भी दे रहा है हमको, और वाणी में दिक्कत भी दे रहा है कि नहीं, एक जगह भी अच्छा भी कर रहा है, एक जगह भी ये बुरा भी कर रहा है। सर एक डाउट है, हम्म ये जैसे इंटेलिजेंस आपने बोला फिफ्थ लॉर्ड, राइट? हम्म तो ये यूज ऑफ इंटेलिजेंस समझ लीजिए, हाँ, ठीक है, ओके ओके, तो ये यूज ऑफ अप्रोच है, इंटेलिजेंस, दोनों केसेस में ये अप्रोच को हमने फिगर आउट किया है, हाँ ये वो नहीं है, फैक्टर नहीं है, राइट? ये हाँ, तो यूजेज। ये यूज ऑफ, यहाँ पे ठीक यूज ऑफ इंटेलिजेंस इसको समझ लीजिए, ठीक है, ठीक। ये कह रहे हैं कि देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जिसके पास बुद्धि ज्यादा रहेगा वही ना यूज करेगा, उच्च परिमाण, हाई मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, कभी हार ना मानने के, और क्या क्या लिखवाए थे, और भी बहुत सारा था, गलती करता आदमी तभी ना सीखता है, ठीक है, क्यों एक दिन में एनिमेशन तैयार कर लेंगे, वही बात है और ना, डेवलप ओवर हार पीरियड। अगर हार नहीं, अगर हार, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो 1-1 लाख सब्सक्राइबर वाले हैं, जिनके पास करोड़ों का टर्नओवर है, जो महीने में करोड़ रुपए कमाते हैं, वो सब भी इस लेवल का सोचे तो थे, लेकिन कर नहीं पाए आज तक, होता है ना कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, एनिमेशन से बनाना पढ़ाना सब सोच रहे थे, कि बहुत सारा खर्चा भी लगा था, और बहुत सारा हैक्टिक काम भी था, है कि नहीं, हार ना मानना, हमको हार नहीं मानना है, इन किन प्रकार ने किसी ना किसी तरह से बुद्धि लगा के जुगाड़ लगा के कर ही रहे हैं, है कि नहीं, तो इसको ये कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही देंगे, किसी मामले में फायदा भी कर सकते हैं। अब यहां पर हैंड हैंड का उपयोग कैसे करते हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए, यूज ऑफ हैंड। अब यहां पर क्या है कि इसको कैसे देखते हैं बताइए, तो
थर्ड क्या लॉर्ड देखेंगे? से थर्ड लॉर्ड Third देखेंगे, मरकरी Yeah. देखेंगे, मरकरी से Yeah. थर्ड लॉर्ड देखेंगे। अब बताइए मरकरी से थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस कौन सा बना मरकरी से? सेकंड दूसरा सेकंड हाउस Second house, सेकंड second lord. लॉर्ड ही बना ना। Yeah. तो अब इसमें क्या है, क्या थर्ड लॉर्ड जो कि बनता है चंद्रमा किसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट से कंजंक्ट है या फिर किसी तरह से संबंध में है? Yeah. कंजंक्ट है। कंजंक्ट है ना, ठीक है, बुध से कंजंक्ट है। मरकरी खुद ही रेट्रोग्रेड है, सेकंड लॉर्ड मरकरी है वो भी रेट्रोग्रेड ही है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, ये व्यक्ति उल्टे हाथ का प्रयोग ज्यादा करता है, लीक से हटकर काम करना। वक्री एक और सिग्निफिकेशन लिख दीजिए, लीक से हटकर काम करना कीवर्ड्स में, कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट लीक से हटकर काम करते हैं। नॉर्मल लोग कौन सा काम करते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है कि बचपन में हम लेफ्ट हैंड से लिखते थे, सारा काम लेफ्ट हैंड से करते थे, अभी भी सारा काम लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। अब मेरे पिताजी क्या किए कि हमको मार मार के मेरे हाथ पे हमको छुड़वा दिए मेरा लेफ्ट हैंड से लिखना। उसके चक्कर में मेरा लिखावट भी खराब हो गया और बहुत धीमा भी लिखते हो। मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन था लेफ्ट हैंड से लिखना, अब क्यों मार मार के छुड़वा दिए ना, राइट हैंड से सही लिख पाते हैं, लेफ्ट हैंड से तो छूट ही गया है कि नहीं? तो कभी तो भी सर किसी के, आपका हाँ बोलिए। आपका स्पीच है ना, लेफ्ट ब्रेन के बजाय राइट ब्रेन में होना चाहिए, 90% चांस हुआ है। तो हाँ जो भी है ठीक है। अब इसमें क्या है सिस्टम कि क्योंकि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन था राइट हैंड लेफ्ट हैंड से काम करना, अब इसमें क्या है कि मेरे पिताजी मार मार के हमको, मेरे घर वाले बोल बोल के होता कि जब लेफ्ट हैंड से पट्टे से मारते थे, तो इसके चक्कर में मेरा लिखावट भी कमजोर हो गया, हम बहुत धीरे लिखते हैं, और इसी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब लिखने का बारी आता है तो हम पीछे पीछे हट जाते हैं। जब OMR सीट का बारी आता है तो हम फर्स्ट आते हैं, जब वाइवा होता है तो हम फर्स्ट आते हैं, लेकिन जब लिखने का बारी आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से पीछे होना ही पड़ता है, इसलिए कभी भी किसी के नेचुरल इंक्लिनेशन को नहीं मानना चाहिए। अब तो सर इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका 6 लॉर्ड के 6 हाउस देख लीजिए। हाँ तो क्या कहते हैं उससे अच्छा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल क्या होता है कि वाइवा नहीं होता, आजकल लिखना पड़ता है ना। तो आप मेरे थर्ड हाउस मरकरी से थर्ड हाउस कमजोर है, थर्ड हाउस केतु से थर्ड हाउस कमजोर है कोई दो, इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा, एक डाउट था। जी बोलिए। ये हाथ के लिए मर्क्यूरी क्यों लिया गया आदित्य जी? आपको पता नहीं कि मरकरी हैंड का कारक होता है? अच्छा, हाथ का कारक, ओके जी। अब सर हाथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या बताया आपने? अब जाहिर से अब देखिए पहले के जमाने में 6 लॉर्ड मार्स से 6 लॉर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखा जाता था, लेकिन जाहिर सी बात है वही आदमी निकाल पाएगा जो जिसका राइटिंग अच्छा हो, जो बहुत प्रेशर में लिख पाता हो। तो बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, इस वजह से छट जाते हैं, है कि नहीं? हो सकता है इंटरव्यू वही क्लियर कर पाएगा जिसका वाइवा अच्छा हो। सेकंड हाउस मरकरी से सेकंड हाउस, तो पर मतलब हम लोग को दोनों देखना ये- पड़ेगा, 6th लॉर्ड मार्स और फिर वो मरकुरी वाला भी तो देखना ये जो पड़ेगा। कॉम्बिनेशन है सरकारी नौकरी का योग, उसके साथ साथ ये सब भी हम्म, देखना पड़ता है ना। आज के जमाने में कंपटीशन बढ़ रहा है ना, कला काट प्रतियोगिता हो रहा है ना इस समय। पहले के जमाने में इतना इतना सख्त नियम नहीं था ना, है कि नहीं? तो क्वालिटी तो हम भी इस- देखना पड़ता है हमें। तो हम लोग जो प्रोफेशनल 10th हाउस सैटर्न ये वाले से इससे मैच करेंगे योगा चेक करने के लिए। हाँ फिर जब देख लिए तो उसको देखिए उसका अच्छा है कि नहीं। अगर मान लीजिए खराब है तो हो सकता है कि वो क्या कहते हैं सोर्स से आया हो भी सकता है, ये भी हो सकता है ना। जैसे कई लोग ट्राई करते रह जाते हैं, 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं IAS की। अरे तो ट्राई क्यों, अब देखिए कोई ट्राई करते जा क्यों नहीं निकलता, या तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनके इतना प्रेशर ले ही नहीं पा रहे, या तो उतना परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। परफॉर्म ना कर पाना क्या होता है, लिख नहीं पा रहे हैं या तो बोल नहीं पा रहे हैं वाइवा में, है कि नहीं? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दो ही चीज होता है, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस। किसी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता, किसी का प्रिपरेशन अच्छा है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। जैसे प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जब होता है ना कि जब एग्जाम के समय लिखने के टाइम आता है ना, तो कितना याद करो वो छोड़ के ही आते हैं, ये बात है। प्रिपरेशन के लिए कौन सा देखेंगे सर, परफॉर्मेंस के लिए कौन सा? अब देखिए ये प्रश्न का सिस्टम है ना, प्रिपरेशन के लिए 4th हाउस देखते हैं प्रश्न में, और परफॉर्मेंस के लिए 10th हाउस देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो प्रश्न में पढ़ाएंगे, अभी इसका पार्ट नहीं है। अब हम विषयांतर हो रहे हैं, ठीक है?
ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बहुत सारा है, 1 घंटा होने वाला। अब अगला एग्जांपल यदि देखें तो इसमें भी हम लोग स्पीच का प्रॉब्लम देखते हैं। तो वही लेना है, सेकेंड लॉर्ड मरकरी, मरकरी से सेकेंड लॉर्ड जो कि बनता है फर्स्ट लॉर्ड, ठीक है। अब यहां पर क्या जो सेकेंड लॉर्ड है इस कुंडली में किसी तरह से कनेक्ट है रेट्रोग्रेड प्लैनेट से? बताइए, सेकेंड लॉर्ड इस कुंडली में सेकेंड लॉर्ड देखिए कौन सा ग्रह बना? शनि। सेकेंड लॉर्ड सैटर्न हो गया, रेट्रोग्रेड है। सैटर्न ही खुद ही रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड है। है सर वो, हाँ। देखिए मरकरी तो किसी तरह से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर जो है, फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर जो है वो खुद ही रेट्रोग्रेड है। अब ये क्या करते हैं, ये थोड़ा हकला के बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हकलाहट नहीं है लेकिन थोड़ा हकला के बोलते हैं। जैसे हम टुटला के बोलते हैं ना, वो ऐसे वो हकला के बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए हैंड के लिए देखते हैं। थर्ड लॉर्ड हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी से थर्ड लॉर्ड हो गया जो कि बनता है सेकेंड लॉर्ड। अब यहां पर थर्ड लॉर्ड है सैटर्न जो कि है वक्री, मरकरी वक्री नहीं है, और सेकेंड लॉर्ड जो कि है वो भी सैटर्न ही है। अब ये जो है इनका भी उल्टा हाथ चलता है, लिखने के अलावा सारा काम ये उल्टे हाथ से ही करते हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अब स्पीच देखने के लिए सेकेंड लॉर्ड मरकरी, मरकरी से सेकेंड लॉर्ड, मरकरी से सेकेंड लॉर्ड कौन सा हाउस बना, कौन सा लॉर्ड बना? मरकरी से सेकेंड लॉर्ड बना फिफ्थ लॉर्ड। अब यहां पर सेकेंड लॉर्ड है वीनस, वो भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है। अब ये मरकरी से कनेक्ट है वीनस भी, ठीक है, क्योंकि हमको वक्री ग्रह का प्रीवियस पोजीशन भी तो लेना है, इस वजह से ये मरकरी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट से कनेक्ट है। और ये फिफ्थ लॉर्ड जो कि सूर्य बनता है ये भी कनेक्ट है रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो कि है शुक्र। अब ये क्या करती हैं, ये सपेरा वाले सा को सरबत वाला सा बोलती हैं, यानी दंती सा को तालव सा बोलती हैं शुद्ध हिंदी में कहें तो। और एक और सा कौन सा होता है? षटकोण का सा। षटकोण वाला शाह। मूर्धन्य सा बोलते हैं उसको। व्याकरण अब किसी को आता नहीं, हम जानते हैं यहाँ पे। सर ये रेट्रोग्रेड कैसे पता चल रहा है? जो आर ऐसे उसमें चार्ट में तो नहीं लिखा है। चार्ट में कुंडली से- देखिए, चार्ट में यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, किसी भी जगह जाएंगे तो चार्ट में स्टार भी लिखा रहेगा या फिर ब्रैकेट बना रहेगा। ओके, ब्रैकेट इज मींस की रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड है। है। और इसमें रेट्रोग्रेड का दृष्टि भी मानी जाएगी नहीं। कंजंक्शन के लिए? नहीं। नहीं, ओके। रेट्रोग्रेड का दृष्टि मानने लगेंगे ना तो कहीं ना कहीं से बन ही जाएगा। रोल ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन फिजिकल डिस्कम्फर्ट, तो एक ही रूल है कि जब भी हेल्थ और बॉडी पार्ट का कनेक्शन आए तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा खराब ही रिजल्ट देंगे। जब भी आपको देखना है हेल्थ और बॉडी पार्ट का देखना है कनेक्शन रेट्रोग्रेड से, तो खराब ही रिजल्ट देंगे। अब चलिए फिर से एग्जांपल पर चलते हैं। क्या फिफ्थ हाउस या उसके स्वामी का कनेक्शन किसी तरह से वक्री ग्रह से है? हाँ। फिफ्थ हाउस का स्वामी शनि है और वो भी वक्री बैठा है। क्या सन का कनेक्शन किसी तरह से वक्री ग्रह से है? वीनस से। अब ये सूर्य का कनेक्शन वीनस से है, क्योंकि प्रीवियस पोजीशन लेंगे तो वीनस से हो जाएगा। अब सिक्स हाउस का कनेक्शन किसी तरह से वक्री ग्रह से है। सिक्स हाउस का स्वामी ही शनि खुद ही वक्री हो गया। तो ये शनि की दृष्टि जो सूर्य पे है, ऐसे तो वक्री है लेकिन सातवीं दृष्टि उसकी सूर्य पे है, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे? अभी अभी क्या कहते हैं, शायद अमन जी ने पूछा था क्या वक्री ग्रह का एस्पेक्ट लेना है, मैंने बोला था नहीं। ठीक है। अब जब हम लोग कंफर्मेशन देखेंगे तो क्या फिफ्थ हाउस किसी तरह से D6 के लगने या उसके स्वामी शनि से कनेक्शन में है? फिफ्थ हाउस एस्पेक्ट ही दे रहा है। क्या सन से कनेक्शन में है उसका स्वामी शनि या फिर सिक्स्थ हाउस की राशि? गुरु से भी कनेक्शन में आ रहा है कि नहीं? वायु दृष्टि से शनि से भी कनेक्शन में आ रहा है, तो ये है। और सिक्स्थ हाउस तो खुद ही बन गया है कि नहीं, तो ये भी है। अब नोट में ये देखिए कि इन्हें दिसंबर 2014 में हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन ये तब ओपन हार्ट सर्जरी से नहीं गुजरी थी, बस इनका बैलूनिंग करके स्टंट डाल के छोड़ दिया गया था। वो नली जो होता है ओपन करके, आर्टरी ओपन करके छोड़ दिया था। कोई मतलब क्या, बहुत ज्यादा फिजिकल पेन नहीं हुआ उनको, सर्जरी वर्जरी नहीं हुआ। एंजियोप्लास्टी बोलते हैं सर। हाँ, एंजियोप्लास्टी टेक्निकल टर्म में। बैलूनिंग हुआ
बैलूनिंग वाला एंजियोप्लास्टी में बहुत सारे हैं, बैलूनिंग वाला एंजियोप्लास्टी हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि अफ्लिक्शन नहीं था ना, इसे उतना सफर नहीं की। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कुंडली में क्या दांत में किसी प्रकार का रोग होगा या किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा। तो दांत के लिए क्या देखते हैं बताइए। सैटर्न। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, सैटर्न, सैटर्न से सेकंड हाउस जो कि बनता है 9th हाउस। क्या इन पर वक्री ग्रहों का प्रभाव है? क्या सेकंड हाउस पर वक्री ग्रह का प्रभाव है? वीनस का प्रभाव है? क्या सैटर्न वक्री ग्रह का प्रभाव है सैटर्न पर? हाँ, सैटर्न ही वक्री है। क्या 9th हाउस पर वक्री ग्रह का प्रभाव है? इसका स्वामी ही वक्री है कि नहीं? सर सर एक डाउट है। जी बोलिए। यहाँ पे सर जो सेकंड हाउस में बकरी ग्रह का प्रभाव जो बोले तो सटन का होगा कि नहीं उसमें? सेकंड हाउस पे का स्वामी शुक्र ही बन गया है कि नहीं? जी और सर। उसका क्या स्वामी भी शुक्र बन गया, और उसमें क्या कहते हैं प्रीवियस पोजीशन से भी ले सकते हैं, है कि नहीं? अब यदि जब D6 का लग्न देखते हैं तो इससे कनेक्शन क्या सेकंड हाउस से कनेक्शन बन रहा है? इसका स्वामी सेकंड हाउस को देख ही रहा है। क्या शनि का कनेक्शन D6 के लग्न या उसके स्वामी से बन रहा है? उसका स्वामी ही है। क्या 9th हाउस का कनेक्शन D6 के लग्न या उसके स्वामी से बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो कंफर्मेशन आ गया। अब इनका क्या हुआ कि लगभग 40 की उम्र में इनका दांत बहुत वीक होने लगा, इनका इनेमल घिसने लगा। इनेमल होता है ना, और इनकी वजह से इनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा और पेन का शिकार होना पड़ा। जब भी शारीरिक डिस्कम्फर्ट देखना है उसके लिए अफ्लिक्शन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो वक्री ग्रह का फैक्टर है, इसलिए मैंने ये क्लास लिया, इसलिए नहीं तो मैं उस पर छोड़ सकता था आपको। सर बोलिए। सर इसमें जो सेकंड हाउस लिया आप जो, तो D6 का जो उसका स्वामी है वो सटन है, और सटन जो सेकंड हाउस को देख रहा है वैसे लेते हैं। हाँ जी। तो यहां पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए आपको समझ में आने लगेगा। अब इनका हम लोग देखते हैं क्या हृदय का रोग है। अब हार्ट के लिए देखना है 5th हाउस, सन से 5th हाउस। अब जो डिजीज के लिए होता है, अब चलिए अफ्लिक्शन देखते हैं। क्या ये 5th हाउस अफ्लिक्टेड है? 0 पॉइंट्स। है। अब क्या ये सन अफ्लिक्टेड है? नहीं है। नहीं। नहीं है। अब क्या ये 4th हाउस अफ्लिक्टेड है? है। अब देखिए इस केस में अफ्लिक्शन आ गया है कि नहीं? तो इस केस में 3 में से 2 फैक्टर अफ्लिक्टेड हैं, प्रीवियस केस में नहीं थे। अब चलिए अब इसमें भी वक्री ग्रहों का देख लेते हैं, है कि नहीं? क्या 5th हाउस किसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड है? बाय ओनरशिप सैटर्न। बाय ओनरशिप है, ठीक है, सैटर्न हो गया। अब क्या ये सन किसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट से कनेक्ट है? नहीं है। अब क्या ये 4th हाउस किसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट से कनेक्ट है? सैटर्न। बैठा है। प्लेसमेंट। अब देखिए ये दोनों फैक्टर 5th हाउस और 4th हाउस अफ्लिक्शन में भी थे। अब ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट से भी अफ्लिक्टेड हैं, है कि नहीं? अब ये 2 तरह से अफ्लिक्शन में आ गए। अब हमको क्या देखना? कंफर्मेशन। अब इनका भी D6 का लग्न 6th हाउस की राशि में आता है, सबसे खराब पोजीशन। अब क्या ये 5th हाउस किसी तरह से D6 के लग्न से या उसके स्वामी से कनेक्शन में है? ओनरशिप से। ओनरशिप से है, कनेक्शन में है। सन से कनेक्ट है? हाँ, एस्पेक्ट से है, ठीक है। 4th हाउस से कनेक्शन में? प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए नोट में देखिए कि 2020 में इनको पहला हार्ट अटैक आया। इनको ओपन हार्ट सर्जरी हुआ पीजीआई ले जाकर, लखनऊ में पीजीआई है ना सेंटर। उसके बाद भी इनको दिक्कत रहा, सीने में पेन होना, बहुत जोरदार रह के पेन होना, ठंडी के समय तो और पेन होता था। कई बार इनको गोरखपुर में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, हम लोग भी बहुत परेशान हुए हैं, ठीक है। रात भर जागना, ठीक है, उनके लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इनको फिर से मेदांता ले जाया गया, फिर उनका फिर से ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। उसके बाद से अब इनका सिचुएशन थोड़ा बेहतर है कि नहीं? अब यहाँ पे कितना अफ्लिक्शन था? 2 तरह का अफ्लिक्शन था।
दो तरह का अफ्लिक्शन, दो तरह का सर्जरी, जरूरी नहीं गिनती नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो 5th हाउस और 4th हाउस ग्राफ में भी खराब था, वो वक्री ग्रहों से भी खराब था, बहुत रेयर कंडीशन हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि यदि इनके नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्टोर रूम नहीं रहता या सैटर्न से संबंधित कोई सामान नहीं रहता, तो इनका जो ये कंडीशन इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ है ना, इतना ज्यादा नहीं होता। आप पूछेंगे मतलब कि इसको फुल्ली कैसे डिकोड किया जाए हर बीमारी के लिए, हर तरह की बीमारी की, हर तरह की समस्या के लिए इस तरह के वास्तु ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो भविष्य में मैं आने वाले जब एक सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं एक रेमेडीज थ्रू एस्ट्रो वास्तु करके मिनी वेबिनार लूंगा। ये जो मिनी वेबिनार है इसका पहला हाईलाइट ये है, अपनी जन्म कुंडली से जाने कि घर की कौन सी दिशा में रखा सामान आपकी सफलता में बाधा बन रहा है। अपनी जन्म कुंडली से जाने कि घर की कौन सी दिशा में रखा सामान आपकी सफलता में बाधा बन रहा है, ये जानने को मिलेगा। तो वो उसको हटा देंगे, ऐसे सफल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक पर्दा लगाया हूं, मंदिर है, सोते हैं, उसके बीच में पर्दा है। ये पर्दा मैं बहुत सोच समझ के लगाया हूँ, मेरे कुंडली में कनेक्शन बना तो उसको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक एज अ केतु। तो वही चीज घर में है या सर क्लिनिक में भी हो सकता है? क्या चीज? मतलब सिर्फ घर में ही? नहीं, घर में हो जहाँ काम करते हो, ठीक है, जाहिर सी वही बात है। काम करने की वास्तु जगह जहाँ वास्तु तो घर में भी, दुकान में भी होता है ना। अब दूसरा हाईलाइट ये है, हार्ट अटैक इत्यादि बीमारी होने से पहले अपने घर का वास्तु अपनी कुंडली के अनुसार कैसे ठीक कर लें कि इंटेंसिटी कम हो जाए। इंटेंसिटी कम होना, देखें, रोक कोई नहीं सकता, इंटेंसिटी कम हो, है कि नहीं। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जिसके घर में नॉर्थ में स्टोर रूम है, उसके घर की स्त्रियों में बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम है ही, कोई रोक नहीं सकता ऐसा, ठीक है। ये सब चीज आपको जानने को मिलेगा। ऐसे ग्रहों को पहचाने जो कुंडली में धन प्राप्ति में बाधा बनते हैं और उनका वास्तु ज्योतिष द्वारा निराकरण कैसे करें। ये कुछ मेन हाइलाइट्स हैं। इन जितने तक रेमेडी हो सकती, रेमेडी में पढ़ा रहा हूं इस कोर्स में, वो सब वैदिक रेमेडी है। अब जो मिनी वेबिनार है वो वास्तु रेमेडी है, ठीक है। और ये जो क्लासेस होंगी बैक टू बैक होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, उससे पहले घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। या तो आप अपना जगह बदलेंगे, या कमरा बदल दें, या तो घर बदल दें, या तो देश बदल दें, या तो शहर बदल दें, कुछ ना कुछ बदलेंगे, ठीक है। तो सर, तो इस कोर्स को क्या हम एस्ट्रो वास्तु समझे कि कुंडली के हिसाब से तो हमारी एस्ट्रो वास्तु क्या वास्तु? होता है? एस्ट्रो वास्तु जो ज्योतिष को कुंडली के अनुसार जो वास्तु होता है वही एस्ट्रो वास्तु है ना। ये थोड़ा अलग, जो थोड़ा वैदिक टाइप का, थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, हिट थियरी वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, दोनों चीजों को इन्वॉल्व। नहीं, ये इसमें हिट अच्छा, थियरी दोनों नहीं है। चीजों को इन्वॉल्व। नहीं, इसमें हिट थियरी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। कोई डिग्री कुछ कैलकुलेशन नहीं करना आप। अच्छा। बस जो जो आप सीख रहे हैं, जो आप अभी हम्म, सीखे हैं वही काम आएगा। ओके। जो आप अभी सीखे हैं ना, इस क्लास में सीखे ना, वो बहुत काम आएगा। बस पता करना है कौन कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, उस ग्रह को उस घर की उस राशि की दिशा से हटा दो, बस इतना करना है। अब वो कौन से ग्रह के लिए कौन सा सामान होता है वो बताएंगे, कौन सर, सी तो राशि के एक लिए कौन सा घर दिशा होता है वो बताएंगे, सब चीज बताएंगे। एक घर में जैसे 4 लोग रहते हैं, चारों की कुंडली अलग है। हम्म अब इसमें चारों के कुंडली के हिसाब से किसी ग्रह में कुछ अलग हो रहा होगा, किसी के ग्रह नहीं, ऐसा तो होता नहीं है कि, होगा। अब देखिए, अब जो मैं दोस्त बता रहा हूं ना, अब देखिए घर में 4 लोग हैं, ठीक है। हाँ, अब जानते हैं कि आपके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना रहता है तो खराब करता है। घर में 4 लोग हैं, चारों को हाँ, खराब करेगा हाँ, कि कुछ लोग को खराब करेगा, हाँ, किसी एक को खराब करेगा कि 2 को, ठीक है। तो किसको खराब करेगा वो आपको पता चल हाँ। जाएगा ना, कि इसको ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो फिर कुंडली कुंडली काम वो जो आती है। दोष है ना वो वास्तु दोष ही है, ठीक है। जो हम्म, दोष है ना, वो ऐसा नहीं कि वो किसी के लिए अच्छा, किसी के वो बुरा ही है, ठीक है, सबके लिए बुरा है। हाँ, कौन रिसीव कर रहा है वो बुरा, ज्यादा रिसीव कर हाँ, रहा है। वो किसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। हाँ, हाँ। ये आप सीखेंगे इसमें। चलिए, अब किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता ये है। सब प्रश्न वाला आप कब डिसाइड कर रहे हो सेशन?